नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके चंदन सर। आप यहाँ पढ़ चुके थे अब तक अरब आक्रमण के साथ आप पढ़े थे मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण। आपको मालूम होगा मोहम्मद गजनवी गजनी प्रदेश के रहने वाला था, वहाँ का वह सुल्तान था। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो गजनी प्रदेश का पतन होना प्रारंभ हो जाता है, जो कि 12वीं सदी के अंत में गजनी प्रदेश का पतन हो जाता है और वहाँ पर एक नए प्रदेश का उदय होता है। उस प्रदेश का नाम पड़ता है गौर, जैसे कि आप भारत के मानचित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर आपका गौर प्रदेश का उदय होता है। इसी गौर में एक व्यक्ति का उदय होता है जिसका नाम पड़ता है मोहम्मद गौरी। आप जानते होंगे दोस्तों मोहम्मद गौरी का अन्य नाम भी है मोहम्मद बिन शाम, शहाबुद्दीन, यह नामों से भी मोहम्मद गौरी को जाना जाता है। मोहम्मद गौरी का महत्वाकांक्षाएं कुछ अलग थी। जब यह गौर प्रदेश का शासक बना 1173 ईस्वी में, इसके बाद इनकी महत्वाकांक्षाएं हो गई कि मैं मध्य एशिया में पूरी तरह से राजभोग करूं। भारत की ओर आने के लिए उत्सुक हुआ। वो भारत की ओर जब आने की इच्छुक हुआ, कारण इसका भी बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों। क्योंकि इधर आपका ख्वारिज्म का शासन था। यह ख्वारिज्म का शासन बहुत ही मजबूत शासन था, जिधर गौरी आक्रमण कर नहीं सकता था। उसको लगा कि भारत की ओर आक्रमण करते हैं, जहाँ पर अलग अलग बादशाह अलग अलग तरह से रहते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने भारत की ओर वास्तविकता रुख किया। आप जानते हैं दोस्त, यहाँ पर पंजाब है, जो कि पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब जो कि अब वर्तमान पाकिस्तान में है, और पूर्वी पंजाब अभी भारत में है। तो ही पंजाब पास एक इलाका का नाम था मुल्तान। जी हाँ दोस्तों, यह है मुल्तान। मोहम्मद गौरी का सबसे पहला आक्रमण मुल्तान पर होता है 1175 ईस्वी में। मुल्तान के बाद यहीं पर जस्ट है नीचे ही एक और इलाका है उच्छ। यहाँ पर जो शासक थे वो करमाथी जाति के थे। करमाथियों का था। करमाथियों को इन्होंने पराजित कर दिया। करमाथियों को पराजित करके मुल्तान एवं उच्च पर अपना एकाधिकार कर लिया। एकाधिकार करने के बाद मोहम्मद गौरी वापस चला गया। कुछ समय उपरांत उन्हें लगा कि भारत की ओर अब दूसरी ओर रुख किया जाए, जहां पर विजय मुझे प्राप्त हो। तो उन्होंने दूसरी ओर ध्यान दिया कि गुजरात में आपका एक वंश था, चालुक्य वंश। गुजरात में कौन था वंश? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के एक और थे सोलंकी वंश। चालुक्य वंश के सोलंकी के थे, और ये सोलंकी थे आपका भीम द्वितीय। कहीं कहीं किताबों में मिलती है मूलराज द्वितीय। चाहे जो भी हो, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, उम्मीद एक ही व्यक्ति का यह नाम है। भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय पर आक्रमण करता है। इनकी माता जो थी बहुत ही कुशल और क्षत्रिय थी। उन्होंने भीम द्वितीय के बोला, बेटा, उनकी माँ का नाम नायिका देवी था। माँ का नाम नायिका देवी। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम गौरी को रोक सकते हो तो रोक लो, अन्यथा यह भारत में पूरी तरह से बर्बादी कर देगा। यह पूरी तरह से आक्रमण करके एक अधिकार कर लेगा। उसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही स्थान है, एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर जा करके तुम उसको रोक सकते हो। माँ का इच्छानुसार उन्होंने कोशिश किया। अभी वर्तमान में आप यहाँ देखते होंगे, ये राजस्थान इलाका है। राजस्थान इलाका में एक पहाड़ी है माउंट आबू। शॉर्ट में लोग लिखते हैं आबू पर्वत। माउंट आबू पर्वत पास एक पाटन नामक क्षेत्र है, वहीं पर इन्होंने अपना सेना लेकर के तैयार था।
मोहम्मद गौरी के साथ एक भीषण युद्ध होती है। भीषण युद्ध होने के बाद मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है। मोहम्मद गौरी पराजित होकर वापस पुनः चला जाता है और भीम द्वितीय कुशलपूर्वक वापस हो जाता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी को यह अपमानजनक बड़ा परेशान करने लगा। अपमानित महसूस करते हुए गौरी ने भारत की ओर दूसरी आक्रमण करने के लिए सोच लिया। भारत में दूसरी आक्रमण करने के लिए जब सोचा तो यहाँ पर जैसे कि आप देखते होंगे दोस्तों, यहाँ पर एक दिल्ली है। यह दिल्ली में चौहान वंश थे। चौहान वंश के शासक थे पृथ्वीराज तृतीय दिल्ली में। और दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गौरी ठान दिया। आक्रमण भी किया तो 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में यह युद्ध तराइन का युद्ध कहलाता है। तराइन का प्रथम युद्ध। आप जानते होंगे दोस्त, तराइन आखिर है कहाँ? यह दिल्ली में नहीं है, यह हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा के एक क्षेत्र का नाम है तराइन और वहीं पर यह मैदानी एक इलाका है जहाँ सेना लोग युद्ध कर सके और वहीं पर युद्ध होती है, इसलिए नाम पड़ता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध होती है जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में भीषण युद्ध होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था गोविंदराज खंडे। कौन थे सेनापति? गोविंदराज खंडे। इसके नेतृत्व में सेना लोग बहुत आगे बढ़े। गोविंदराज खंडे के भाला के प्रहार से मोहम्मद गौरी घायल हो जाते हैं, वो घोड़े से गिरने लगते हैं। इसी बीच मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था उनको बचाते हुए और यहाँ से ले जाते हैं। मोहम्मद गौरी चला जाता है आपका गौर। यह अपमान उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उनकी यह हार उनकी बर्दाश्त नहीं हुई। वो लगे अपनी तैयारी करने कि मैं अच्छे से युद्ध करूंगा और पृथ्वीराज चौहान को मारूंगा और उसके साथ उनके सेनापति जो है गोविंदराज खंडे को भी मैं हत्या करूंगा। वो लगे तैयारी करने। इधर पृथ्वीराज चौहान तैयारी करना छोड़ दिया। उनकी यह सबसे बड़ी भूल थी। युद्ध में जब वो भाग रहे थे मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी के पीछे भी न लगे और उनको जाने दिया। अगर वो पीछे लगते उनको हत्या कर देते तो वो तो कुछ अलग ही इतिहास होती, लेकिन यह भी निश्चित होकर के यह वापस आ गए। लेकिन चौहान इस बीच, पृथ्वीराज चौहान का इस बीच कुछ और हो जाती है स्थिति। दरअसल यहाँ पर आपने देखा होगा एक और इलाका का नाम है यहाँ पर कन्नौज। कन्नौज के शासक थे आपको जयचंद्र। कन्नौज के शासक जयचंद्र थे। तो जयचंद्र जो थे वो निश्चित थे। जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में बनता नहीं, जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बनता नहीं था। कारण क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र की बेटी पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। संयोगिता का अपहरण करने के उपरांत उसे घर पे ले आया था। संयोगिता के प्यार में डूब गया था। उस इतना प्यार में लगाव में थे कि उनको बाहर के अनदेखी भूल गए थे कि बाहर हो क्या रहा है। और जयचंद्र इधर गुस्सा में निश्चित था कि अब क्या किया जाए। यह गढ़वाल वंश के थे। जयचंद्र कौन वंश के थे? गढ़वाल वंश के थे। जयचंद्र ने ठान लिया कि अब इसकी भी हमला करना चाहिए और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करना चाहिए। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान के पास मोहम्मद गौरी पुनः तैयारी करके 1192 ईस्वी में आक्रमण करता है। 1192 ईस्वी में इसको बोला जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। इस तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान एक तो तैयारी करके नहीं था और अचानक हमला होता है, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान आक्रमण में, युद्ध में हार जाते हैं दोस्त। पराजित हो जाता है पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी जीत जाता है।
पृथ्वीराज चौहान का एक इतिहासकार थे, दरबारी कवि थे, उनका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के अनुसार लोग कहते हैं, उनका पुस्तक के अनुसार लोग कहते हैं कि इनकी बातें अलग थी। इन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान की जब पराजय हो गई, पृथ्वीराज चौहान जब हार गए, तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को ले जा कर के गौर प्रदेश ले गए। अपने साथ गौर प्रदेश ले जाते हैं। गौर प्रदेश ले जाने के बाद वहाँ पर उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके पीछे भी एक कहानी है। मोहम्मद गौरी, कहीं कहीं किताब में आती है कि मोहम्मद गौरी की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, कहीं कहीं आती है कि मोहम्मद गौरी के आंखें फोड़ दी गई थी। यहाँ पर चंद्रबरदाई की किताब में एक उल्लेखनीय आता है बातें। उसमें लिखते क्या है चंद्रबरदाई कि जब मोहम्मद गौरी इनको हत्या करने के लिए बोलते हैं, तो मोहम्मद गौरी जैसे ही हत्या का फरमान जारी करते हैं, तो चंद्रबरदाई कहते हैं कि इनके पास एक शब्द वेदीवान है जो शब्द सुन करके मार सकते हैं वो। अब मोहम्मद गौरी को आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, शब्द सुन के कौन कैसे मार सकता है। लेकिन वास्तविकता इनके पास था यह ताकत। अब ऐसी स्थिति में मोहम्मद गौरी को लगा कि मैं इसकी योग्यता को देखना चाहता हूँ। अगले दिन दरबार सजा। दरबार में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को आंखों पर पट्टी बांध दी। कहीं कहीं किताबों में बताया, जिक्र किया कि इनकी आंखें फोड़ दी गई थी, लेकिन क्या सत्यता है इसकी एक सही रिपोर्ट नहीं आ पाती है। फिर भी जो भी हो, आंखें पर पट्टी बांध दी गई। इनके हाथों में तीर धनुष दे दिया गया। एक कठपुतला था, कठपुतली पर इनको बाण चलाना था। वहीं पर चंद्रबरदाई खड़ा हो जाते हैं और ताली मारते हुए कुछ शब्द, कुछ श्लोक गाते हुए वहां से वो हट जाते हैं। उस श्लोक का अर्थ होता है, पृथ्वीराज चौहान को यह श्लोक के माध्यम से सूचित करते हैं, चौहान मार सको तो मार, मैं जहां खड़ा हूं उससे कुछ दूरी पर, 5 कदम 4 उंगल की दूरी पर तुम्हारा दुश्मन बैठा है। अगर मार सको तो मार, अन्यथा तुम्हारी मौत तय है। चूंकि मोहम्मद गौरी फारसी जानते थे, संस्कृत नहीं जानते थे, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान समझ गए, लेकिन गौरी को समझ में नहीं आता है। अब गौरी का समझ में नहीं आना यहाँ पर लाभदायक प्राप्त होता है। पृथ्वीराज चौहान तीर धनुष लगाते हैं और निशान लगाकर चला देते हैं। संयोग था उसी समय मोहम्मद गौरी वहाँ से हट गए रहते हैं और सिंहासन की धज्जियाँ उड़ जाती है। मोहम्मद गौरी को समझ में आता है कि यह बहुत बड़ी राजनीतिक में हम फंस रहे थे। वो आओ देखा और तुरंत तलवार निकालता है और पृथ्वीराज चौहान की सर कलम कर देता है, साथ में चंद्रबरदाई की भी हत्या कर देता है। दोस्तों, स्मिथ एक प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ भी कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध भारत के लिए एक आक्रामक था। एक कुछ अलग घटनाएं थी। इस युद्ध में हार, पृथ्वीराज की चौहान की हार से भारत में इस्लाम की स्थापना हो गई। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीतने बाद तो अपनी गौर प्रदेश में रह गए, लेकिन इनके 4 गुलाम, इनके कितने गुलाम? 4 गुलाम। ऐसे इनको 1-2 नहीं, हजारों गुलाम थे। क्योंकि एक पुस्तक में आता है पृथ्वीराज चौहान का कि एक भी पुत्र नहीं थे, लेकिन जब इतिहासकार पूछते हैं कि इनके कितने पुत्र हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरे 1-2 नहीं, मेरे हजारों पुत्र, लाखों पुत्र हैं। कारण क्योंकि दासों को पुत्र के समान मानता था, इसलिए इनका जो दास थे, इनके 4 दास थे, प्रमुख दास थे। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था यल्दोज, ताजुद्दीन यल्दोज, नासिरुद्दीन कुबाचा, इसके बाद बख्तियारुद्दीन खिलजी। ये चारों गुलामों पर सौंप करके भारत और यह चले जाते हैं। चारों यहाँ पर साम्राज्य की सीमा बढ़ाने की आक्रमण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी बीच मोहम्मद गौरी की फिर इच्छा होती है कि अब एक और युद्ध हो जाए।
और वह युद्ध था जयचंद्र के साथ 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में जयचंद के साथ युद्ध होती है, जिसका नाम पड़ता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। इस चंदावर के युद्ध में जयचंद पराजित हो जाते हैं और पूर्ण रूप से भारत इस्लाम के अस्तित्व में आ जाता है। मोहम्मद गौरी पुनः चला जाता है और इधर ताजुद्दीन यल्दौज, ऐबक, कुबाचा, खिलजी भारत में त्राही त्राही करके रखा जाता है। इसी बीच उनको पता चलता है कि मुल्तान और लाहौर के रास्ते में कुछ लोग जो थे खोखर जाति के लोग थे, राजनीति कर रहे थे और उस रास्ते पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद गौरी पुनः फिर से आता है और आता है 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में आता है, खोखरों के साथ युद्ध होती है। खोखरों के साथ युद्ध होने के उपरांत युद्ध शांत हो जाती है और यह जब गौरी जाने लगता है, फिर पुनः रास्ते में खोखर लोग छुप कर थे और वो 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखर जाति के लोगों ने मिलकर मोहम्मद गौरी को चाकू से वार करते हैं, जिसके कारण इनकी मृत्यु मोहम्मद गौरी की यहीं पर हो जाती है। दोस्तों, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो उनके सेवक लोग गौर प्रदेश अर्थात गजनी प्रदेश में ले जा कर के उनका कब्र बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चारों गुलाम थे, ऐबक, यल्दौज, कुबाचा और खिलजी, भारत पर अपना एक अधिकार बनाकर शासक के रूप में प्रवृत्त हो जाते हैं, जिसकी कहानी आप लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, आप लोग पूरी पढ़ाई कीजिए। पूरा पढ़ाई करने के बाद आप लोग से एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। धन्यवाद दोस्तों।